हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैक्सिमाइजेशन केस इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की बहुत सारी वीडियोस हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक इनिशियल सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करना है, ऑप्टिमैलिटी को कैसे चेक करना है और डीजेनरेसी का क्वेश्चन आए तो उसको कैसे सोल्व करना है, इसके बारे में देखा था। इस वीडियो में हम अपना ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, जो है मैक्सिमाइजेशन केस। कि अगर आपको फाइनल पेपर्स में मैक्सिमाइजेशन का केस आता है तो उस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि किस फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। आपसे दो वे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट है डायरेक्ट और सेकंड है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में आपसे डायरेक्टली बता दिया जाएगा कि मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, आप इसको सोल्व कर दीजिए। आपको कोई एडिशनल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपसे डायरेक्ट वे में मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अगर आपको इनडायरेक्ट वे में पूछा जाता है तो आपको कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। उन कैलकुलेशंस को यूज़ करते हुए हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन को डायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे और डायरेक्ट में कन्वर्ट करने के बाद ही हम मैक्सिमाइजेशन का केस अप्लाई करेंगे। एक बार फिर से बता देता हूँ, फॉर्मेट में आपसे दो फॉर्मेट पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट और सेकंड है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको कोई एडिशनल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको डायरेक्टली मैक्सिमाइजेशन का केस दिया होगा, आपको उसको सोल्व करना होगा। लेकिन अगर आपसे इनडायरेक्ट वे में पूछा जाता है तो वो इनडायरेक्ट वे में कुछ कैलकुलेशंस रिक्वायर होती हैं। उन कैलकुलेशंस को यूज़ करते हुए हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन को डायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद उसमें मैक्सिमाइजेशन का केस लगाकर अपनी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। अब इसके अलावा जो एडिशनल क्वेश्चन स्टूडेंट के माइंड्स में आता है वो ये है कि मैक्सिमाइजेशन केस का मतलब क्या। आपको सिर्फ इतना समझना है कि क्वेश्चन में आपको एक हेडिंग दे दी जाएगी जिसमें आपको प्रॉफिट के बारे में कहा जाएगा या एफिशिएंसी के बारे में कहा जाएगा या एटसेट्रा किसी भी चीज़ के बारे में कहा जाएगा। आपको डायरेक्टली नहीं बताया जाएगा कि ये मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है या फिर मिनिमाइजेशन का। आपको अपनी नॉलेज से, अंडरस्टैंडिंग से ये पता करना होगा कि ये कौन सी प्रॉब्लम है। अगर आपको प्रॉफिट के बारे में कहा जाएगा तो ये ऑब्वियस है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना चाहती है। इंक्रीज करना चाहती है, इसका मतलब वो मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन होगा। ऐसी अगर एफिशिएंसी के बारे में आपको कहा जाता है क्वेश्चन में, तो एफिशिएंसी को भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंक्रीज ही करना चाहिए। इसका मतलब वो भी मैक्सिमाइजेशन का ही क्वेश्चन होगा। इसके ऑपोजिट अगर कोई क्वेश्चन आपको लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है तो कोई भी इंफॉर्मेशन अपने लॉस को डिक्रीज करना ही चाहेगी। डिक्रीज करना चाहती है, इसका मतलब वो मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है। ऐसे ही अगर कोई क्वेश्चन कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी कॉस्ट को डिक्रीज ही करना चाहेगी। डिक्रीज करना चाहेगी, इसका मतलब वो मिनिमाइजेशन का ही क्वेश्चन है। आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको फाइनल पेपर्स में कैसे पता लगे कि ये मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है या फिर मिनिमाइजेशन का। सिर्फ आपको हेडिंग को रीड आउट करना है कि आपको क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। क्या वो प्रॉफिट है या फिर एफिशिएंसी है? क्या वो चीज़ है जो ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज करना चाहती है या फिर डिक्रीज करना चाहती है? अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन उस चीज़ को जो आपको हेडिंग में प्रोवाइडेड है उसको इंक्रीज करना चाहती है तो वो ऑब्वियस है कि वो मैक्सिमाइजेशन का ही क्वेश्चन है। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है जो डिक्रीज करना चाहती है कोई ऑर्गेनाइजेशन तो वो मिनिमाइजेशन का ही क्वेश्चन है। अब आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आपको सिर्फ हेडिंग रीड आउट करनी है और आपको पता लग जाएगा कि वो मैक्सिमाइजेशन का केस है या फिर मिनिमाइजेशन का। इस वीडियो में हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन का फॉर्मेट उठाएंगे, उसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे और डायरेक्ट में कन्वर्ट करने के बाद उसमें मैक्सिमाइजेशन का केस लगाकर अपनी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। ऐसा करने से इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो जाएगा और डायरेक्ट भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने लिया है जिसमें दोनों ही फॉर्मेट आपके कवर हो जाएंगे। चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं और उसका प्रोसीजर देख लेते हैं कि कैसे आपको उसको सोल्व करना है।
सो ये हमारे पास क्वेश्चन। अब इसमें हमें हेडिंग रीड आउट करनी है और हमें पता लग जाएगा कि ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है या फिर मिनिमाइजेशन की। डिटरमाइन द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल एंड द कोरस्पॉन्डिंग प्रॉफिट। सो आपसे यहाँ पर मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन एरिया के बारे में पता करने को कहा गया है। सो प्रॉफिट के बारे में कहा गया है, इसका मतलब प्रॉफिट हम इंक्रीज करते हैं, तो इसका मतलब ये मैक्सिमाइजेशन की ही प्रॉब्लम है। सो हमारी हेडिंग ही मैक्सिमाइजेशन की है, इसीलिए ये क्वेश्चन नहीं है। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिर्फ हेडिंग को रीड आउट करके आप बता सकते हैं कि मैक्सिमाइजेशन का है या फिर मिनिमाइजेशन का। अगर मिनिमाइजेशन का है तो कोई कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो वीडियोस हमने प्रीवियसली अपलोड की थी वो मिनिमाइजेशन के बारे में ही थी। आप उसी वीडियो को देखते हुए अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हेडिंग रीड आउट करने के बाद आपको पता लगता है कि ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो आपको कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो ये हमें प्रॉपर क्वेश्चन दिया गया है। ये हमारे पास मैट्रिक्स है यहाँ तक, जो कि हमें गिवन होता है, चाहे वो मैक्सिमाइजेशन का केस हो चाहे वो मिनिमाइजेशन का हो। इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है प्रोडक्शन कॉस्ट की, जो कि हर एक के लिए डिफरेंट है। F1 के लिए है 15, F2 के लिए है 18, F3 के लिए है 14 और F4 के लिए है 13। सो ये हमें प्रोडक्शन कॉस्ट दी गई है। इसके अलावा हमें रॉ मटेरियल की कॉस्ट दी गई है, सबके लिए डिफरेंट है। उसके बाद हमें सप्लाई दी गई है, जो कि हमें हर एक केस में दी जाती है, चाहे वो मैक्स का केस हो चाहे वो मिनिमाइज का केस हो। इसके अलावा हमें सेल्स प्राइस गिवन है, S1 के लिए 34, S2 के लिए 32 और S3 के लिए 31। इसके अलावा हमें डिमांड गिवन है। सो ये हमें प्रॉपर क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमें प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज करने के बारे में कहा गया। सो चलिए हम अपने स्टेप्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमें इनडायरेक्ट वे में गिवन है। ये हमारा मैट्रिक्स में ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, ये हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट और ये सेलिंग प्राइस। सो हमें डायरेक्टली प्रॉफिट मैट्रिक्स नहीं प्रोवाइड किया गया, हमें इनडायरेक्ट वे में कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी और इनडायरेक्ट क्वेश्चन को डायरेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब इस क्वेश्चन को हमें प्रॉफिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कैसे कैलकुलेशंस करनी है वो हम देख लेते हैं। सो सबसे पहले हम अपनी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? ये हमारी है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये हमारी है प्रोडक्शन कॉस्ट और ये हमारी है रॉ मटेरियल कॉस्ट। सो हम क्या करेंगे, 3 + 15 + 10, सो ये हमारा आ जाएगा 28। ऐसे ही इसके लिए भी हम कैलकुलेट करेंगे, 1 + 15 + 10, ये हमारा आ जाएगा 26। ऐसे ही अब हम इसके लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे टोटल कॉस्ट, 5 + 15 + 10, सो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 30। सो ऐसे ही हम सभी रोज के लिए अपनी टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करना है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 9 + प्रोडक्शन कॉस्ट 18 + रॉ मटेरियल कॉस्ट 9, सो 9 + 18 + 9 ये हमारा आ जाएगा 36। सो यहाँ पर हम लिख देंगे 36। सो ऐसे ही हम अपनी सभी रोज की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे और नेक्स्ट टेबल में इसको मेंशन कर देंगे। सो ये है हमारे पास नेक्स्ट टेबल। अब इसमें हम जो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे वो मेंशन कर देंगे। सो आई होप अब आपको टोटल कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करनी आ गई होगी। सिर्फ हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट और रॉ मटेरियल की कंजम्पशन की कॉस्ट को ऐड करके यहाँ पर मेंशन करना है। सो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। फर्स्ट की आएगी 28, देन 26, फिर 30, ऐसी नेक्स्ट आएगी 36, 34, 35, 31, 30 एंड 29। लास्ट की आएगी 26, 27 एंड 28। सो ये हमारी आ गई टोटल कॉस्ट।
अब जो हमारे पास सेलिंग प्राइस था हम वो मेंशन कर देंगे। सो फर्स्ट में हमारे पास था 34, देन हमारे पास था 32, उसके बाद 31। ये हमारी डिमांड और ये हमारी सप्लाई जो कि हमें गिवन है, हम एज इट इज मेंशन कर देंगे। सो सप्लाई हमारी थी 10, 150, 50 और 100। ऐसे ही डिमांड हमारी थी 80, 120 और लास्ट में 150। सो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था जिसमें हमने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट की। अब टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद हम इस कॉस्ट को प्रॉफिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे मैक्सिमाइजेशन को सॉल्व करने के लिए। सो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद हम इन सब में से माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस 34 को। इससे हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। सो सिंपल है, अगर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो हम सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे अपनी कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई चीज़ जो है वो 100 की सेल की मार्केट में, लेकिन मेरे को उसकी कॉस्ट पड़ी 50 रुपीज़, तो 50 मेरा प्रॉफिट हो गया। सो ऐसे ही अब हम टोटल कॉस्ट में से माइनस कर देंगे सेलिंग प्राइस, तो हमारा प्रॉफिट मैट्रिक्स बन जाएगा। सो सिंपल, हम 34 में से माइनस करेंगे 28, 34 में से माइनस करेंगे 36, 34 में से ही माइनस करेंगे 31 और 34 में से ही माइनस करेंगे 26। सो ये हमारा फर्स्ट कॉलम आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड कॉलम के लिए हमें सेलिंग प्राइस गिवन है 32। सो 32 में से माइनस करेंगे 26, माइनस करेंगे 34, फिर 30, फिर 27। सो ये हमारा सेकंड कॉलम आ जाएगा। और ऐसे ही थर्ड कॉलम के लिए हमें सेलिंग प्राइस 31 गिवन है। सो 31 में से माइनस करेंगे 30, 35, 29 और 28। सो ऐसा करने से हमारे पास प्रॉफिट मैट्रिक्स आ जाएगा। सो ये प्रोसीजर था इनडायरेक्ट क्वेश्चन को डायरेक्ट में कन्वर्ट करने का। मैंने पहले ही बताया था आपको डायरेक्ट वे में आ सकता है क्वेश्चन जिसमें आपको प्रॉफिट ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया जाएगा, लेकिन ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करके नहीं दिया गया। पहले आपको टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, फिर वो टोटल कॉस्ट में से आप सेलिंग प्राइस अगर माइनस करते जाएंगे या फिर सेलिंग प्राइस में से अगर आप कॉस्ट को माइनस करते जाएंगे तो आपका प्रॉफिट मैट्रिक्स आ जाएगा। सो इनडायरेक्ट को आप डायरेक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। सो नेक्स्ट मैट्रिक्स हम बनाते हैं अपना प्रॉफिट मैट्रिक्स, जिसमें हमें माइनस करके लिखना है। अब माइनस करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको नेगेटिव साइन इग्नोर नहीं करने। जैसे कि आप 34 में से माइनस करेंगे 28 तो आपका माइनस में साइन नहीं आएगा, लेकिन अगर आप 34 में से माइनस करेंगे 36, 34 में से माइनस करेंगे 36 तो आपका आएगा -2। तो आपको -2 ही लिखना है, माइनस के साइन को इग्नोर नहीं करना, माइनस का साइन इंक्लूड होगा। कब आपको इग्नोर करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन प्रॉफिट मैट्रिक्स को कैलकुलेट करते हुए आपको नेगेटिव साइन को इग्नोर नहीं करना। सो चलिए अब हम नेक्स्ट मैट्रिक्स बना लेते हैं जिसमें हम ये कैलकुलेशंस करते हैं। सो ये हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स में हम सेलिंग प्राइस में से माइनस करेंगे टोटल कॉस्ट और जो वैल्यूज आएगी वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। सो आई होप अब आपको कैलकुलेशन पता लग गई होगी कि सेलिंग प्राइस हमें गिवन है हर एक कॉलम का और टोटल कॉस्ट हमने प्रीवियस टेबल में कैलकुलेट कर ली। अब हमें सिर्फ माइनस करके उनकी वैल्यूज यहाँ पर मेंशन करनी है और माइनस साइन को इग्नोर नहीं करना है। सो मैं डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर देता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। सो फर्स्ट हमारे पास आएगा 6, देन -2, 3, 8। ऐसे ही सेकेंड कॉलम में हमारे पास आएगा 6, -2, 2 एंड 5। थर्ड कॉलम में हमारे पास आएगा 1, -4, 2 और 3।
सप्लाई और डिमांड सेम रहेगी, वैसे हम लिख देते हैं 10, 150, 50, 100, 80, 120, 150। सो ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट मैट्रिक्स। सो सिंपल कैलकुलेशन है। सबसे पहले हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में प्रोडक्शन कॉस्ट और रॉ मटेरियल कॉस्ट ऐड कर दी, तो वो हमारे पास आ गया मैट्रिक्स टोटल कॉस्ट का। फिर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद हमने सेलिंग प्राइस में से वो टोटल कॉस्ट जो कैलकुलेट की थी उसको डिडक्ट किया, तो ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट मैट्रिक्स। सो आपको क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे और डायरेक्ट वे दोनों में दिया जा सकता है। हमने जो लिया था वो क्वेश्चन था इनडायरेक्ट वे में, उस क्वेश्चन को यूज करते हुए हमने उसको डायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। सो डायरेक्ट में कन्वर्ट करने के बाद ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट मैट्रिक्स। सो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज ही करेगी। सो इसका मतलब ये मैक्सिमाइजेशन केस ही है। अब क्योंकि ये मैक्सिमाइजेशन केस है इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एक ऐसी टेक्निक है जिसको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं अपनी कॉस्ट को डिक्रीज करने के लिए, अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए। इसका मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक को यूज करते हुए हम मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम आती है तो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक बनाई ही इसलिए गई है ताकि मिनिमाइजेशन केस को सॉल्व किया जा सके, किसी भी चीज को मिनिमाइज किया जा सके। लेकिन अगर हमें मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम आती है और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की टेक्निक को यूज करते हुए उसको सॉल्व करना पड़ता है, तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक मैक्सिमाइजेशन केस को सॉल्व करने के लिए नहीं बनाई गई है। सो इसका मतलब हमें मैक्सिमाइजेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनिमाइजेशन में, तभी हम ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक को यूज कर पाएंगे और अपना आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। सो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसमें हम मैक्सिमाइजेशन को कन्वर्ट करेंगे मिनिमाइजेशन में, अपने प्रॉफिट मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे कॉस्ट मैट्रिक्स में। सो मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइज में कन्वर्ट करने के लिए जितने भी एलिमेंट्स हमने कैलकुलेट किए हैं इसमें से जो हाईएस्ट एलिमेंट है हम उसको सिलेक्ट करेंगे। सो हाईएस्ट एलिमेंट हमारे पास 8 है। इस 8 को हम माइनस करेंगे सभी एलिमेंट्स में से। जैसे फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास है 6, तो हम 6 में से माइनस करेंगे 8, तो हमारे पास आ जाएगा -2। अब आपको ये याद रखना है कि इसकी कैलकुलेशन करते हुए आपको माइनस साइन इग्नोर करना है। जब हमने प्रॉफिट मैट्रिक्स कैलकुलेट किया था तब माइनस साइन इग्नोर नहीं करने थे, लेकिन जब हमने मैक्सिमाइज को मिनिमाइज में कन्वर्ट किया तब हम माइनस के साइन को इग्नोर करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है -2। सो -2 में से हम माइनस करेंगे 8, तो हमारे पास आएगा -10। अब माइनस के साइन को हम इग्नोर करेंगे। सो ऐसे ही अब हम सभी के लिए कैलकुलेशंस कर लेंगे, 8 को माइनस करेंगे सभी में से, तो वो हमारा मैट्रिक्स जो है मैक्सिमाइजेशन में से कन्वर्ट हो जाएगा मिनिमाइजेशन में। सो चलिए इसको भी फॉलो कर लेते हैं। सो ये हमारे पास नेक्स्ट टेबल। अब इसमें हम लिख देते हैं जो माइनस करके आएगा। सो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। सो फर्स्ट आएगा 2, 2, 7, 10, 10, 12, नेक्स्ट आएगा 5, 6, 6, 0, 3, 5। सो 8 को माइनस करने के बाद हमारा मैक्सिमाइजेशन का केस जो है वो अब मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट हो चुका है। सो मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है कि हम चेक करेंगे कि हमारी डिमांड और सप्लाई इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले हम डिमांड और सप्लाई दोनों को चेक कर लेते हैं।
सो अगर हम डिमांड साइड को ऐड करें तो हमारा आएगा 350, और अगर हम सप्लाई साइड को ऐड करें तो हमारा आएगा 310। इसका मतलब हमारी सप्लाई साइड जो है वो 40 से शॉर्ट है। इसका मतलब हमें डमी रो को इंक्लूड करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम 40 मेंशन करेंगे और डमी रो को इंक्लूड करेंगे। आई होप कि आपको डमी रो और डमी कॉलम ऐड करना आता होगा। यहाँ पर हमने डमी रो को इंक्लूड किया है क्योंकि हमारी सप्लाई साइड 40 से शॉर्ट थी। सो इसका मतलब अब हमारी दोनों साइड इक्वल हो चुकी। सो यहाँ तक का प्रोसेस मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। सबसे पहले तो हमने चेक करना है कि हमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कौन से फॉर्मेट में क्वेश्चन गिवन है। अगर हमें इनडायरेक्ट में गिवन है तो हम उसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। डायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद सेलिंग प्राइस जो हमें गिवन होगा उसमें से हम माइनस करेंगे टोटल कॉस्ट, तो वो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट मैट्रिक्स। सो इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम अपने इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। डायरेक्ट में कन्वर्ट करने के बाद जो हमारे पास मैक्सिमाइजेशन का मैट्रिक्स आया या फिर प्रॉफिट मैट्रिक्स जो आया उसमें से हाईएस्ट एलिमेंट को हम सिलेक्ट करेंगे और सब में से माइनस करेंगे। माइनस इसलिए करेंगे ताकि हम अपने मैक्सिमाइजेशन के मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर सकें मिनिमाइजेशन के मैट्रिक्स में। मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइज में कन्वर्ट करने के बाद हम डिमांड और सप्लाई चेक करेंगे। अगर इक्वल है देन हम फर्दर सॉल्यूशन करेंगे। अगर इक्वल नहीं है तो डमी रो या डमी कॉलम को ऐड करके हम इक्वल करेंगे। सो इक्वल करने के बाद हम अपना बेसिक सॉल्यूशन जो होता है वो अप्लाई करेंगे। सो बेसिक सॉल्यूशन में हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट हमारे पास है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, सेकंड होता है लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड और थर्ड होता है वैम मेथड। सो वैम मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे। सो मैं डायरेक्टली वैम मेथड से जो असाइनमेंट्स आती हैं वो लिख देता हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और जिन स्टूडेंट्स को वैम मेथड नहीं आता है उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है ताकि आप उस मेथड को देख लीजिए, क्योंकि बिना वैम मेथड के आपका कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। सो मैं डायरेक्टली असाइन कर देता हूं। फर्स्ट हमारे पास आएगा 10, नेक्स्ट हमारे पास आएगा 90, देन आएगा 60, देन आएगा 50, नेक्स्ट हमारे पास आएगा 80, देन 20 और लास्ट हमारे पास आएगा 40। सो वैम मेथड को अप्लाई करते हुए हमने डिमांड और सप्लाई को असाइनमेंट्स दे दी। अब असाइन करने के बाद हम ये चेक करेंगे कि क्या ये हमारा क्वेश्चन डीजेनरेसी वाला तो नहीं है। सो इसके लिए सिंपल कंडीशन सेटिस्फाइड करनी होती है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो इसका मतलब वो क्वेश्चन नॉन डीजेनरेसी वाला है, और अगर नहीं हुई इसका मतलब इसमें डीजेनरेसी लगाई जाएगी। सो ये हमारा आएगा 8 - 1। सो इसका मतलब हमारी टोटल 7 सेल्स ऑक्युपाइड होने चाहिए। सो हम कैलकुलेट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। सो हमारी 7 सेल्स ऑक्युपाइड हैं। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा नॉन डीजेनरेसी वाला है। इसमें हमें कोई भी डीजेनरेसी लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बिना डीजेनरेसी के हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं क्योंकि हमारी नंबर ऑफ सेल ऑक्युपाइड जो है वो 7 ही है। सो क्योंकि ये 7 है इसलिए हम अपना नेक्स्ट स्टेप फॉलो कर सकते हैं, और नेक्स्ट स्टेप हमारा है ऑप्टिमिलिटी चेक करना। सो ऑप्टिमिलिटी चेक करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास स्टेपिंग स्टोन मेथड और सेकंड हमारे पास है मोदी मेथड। सो दोनों में से कोई भी मेथड को यूज करते हुए हम इसकी ऑप्टिमिलिटी को चेक कर सकते हैं। सो हम मोदी मेथड को यूज करेंगे और इसकी ऑप्टिमिलिटी को चेक करेंगे। सो ये हमारे पास नेक्स्ट टेबल, इसमें हम मोदी मेथड को अप्लाई करते हुए ऑप्टिमिलिटी को चेक करेंगे। सो मोदी मेथड में हम R1, R2, R3, R4
और R5 कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा हमें K1 कैलकुलेट करना पड़ता है, K2 कैलकुलेट करना पड़ता है और K3 कैलकुलेट करना पड़ता है। सो मैं डायरेक्टली इनकी वैल्यूज लिख देता हूँ और ऑप्टिमिलिटी को चेक कर लेता हूँ। अगर आपको मोदी मेथड नहीं आता है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको भी एक बार देख लीजिए ताकि आपको पूरा सॉल्यूशन मैक्सिमाइजेशन का करना आ जाए। सो मोदी मेथड के अकॉर्डिंग R1 को हम 0 ले लेंगे, इसको 0 मानते हुए हम इन सब की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। सो R2 हमारा आएगा 8, R3 आएगा 2, R4 आएगा 1 और R5 आएगा -4। ऐसे ही K1 हमारा आएगा -1, K2 आएगा हमारा 2 और K3 आएगा हमारा 4। सो इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद हम इसकी ऑप्टिमिलिटी को चेक करेंगे। ऑप्टिमिलिटी चेक करना सिंपल है, 2 में से हम माइनस करेंगे 0, फिर हम माइनस करेंगे -1। रफ में कैलकुलेट करके बता देता हूँ, 2 -0 माइनस करेंगे इसमें से -1। सो ये हमारा आ जाएगा 3। सो इसको हम अलग से भी कैलकुलेट करके लिख सकते हैं या फिर यहीं पर लिख सकते हैं। और हमें ये याद रखना है कि ये कैलकुलेशंस हम उन्हीं सेल्स की करेंगे जो अनऑक्युपाइड है, जिसमें असाइनमेंट्स नहीं गिवन। सो ऐसे ही हम सबकी कैलकुलेशन करेंगे। 7 -0 -4, यहाँ पर लिख देते हैं 7 -0 -4। सो ये हमारा आ जाएगा 3। सो ऐसे ही सबकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा अगेन 3, इनकी कैलकुलेशन नहीं करनी है क्योंकि ये ऑक्युपाइड सेल्स है। नेक्स्ट आएगा हमारा 4, देन 2। ऐसे ही इसका हमारा आएगा 0, यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर आएगा 2। सो इन सब की ऑप्टिमिलिटी चेक करने के बाद हमें पता चला है कि कोई भी आंसर हमारा नेगेटिव में नहीं आया। सो नेगेटिव में नहीं आया इसका मतलब ये हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल है, बेस्ट है। अगर हमारा नेगेटिव में कोई भी आंसर आता तो उसको हम सिलेक्ट करते, उसकी लूप्स बनाते, असाइनमेंट्स उनकी चेंज करते और दोबारा से मोदी मेथड लगाकर सभी वैल्यूज दोबारा से कैलकुलेट करके दोबारा से हम चेक करते कि क्या अब वो सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं। अब क्योंकि हमारा कोई भी नेगेटिव में नहीं आया, सो हमें फर्दर सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम इसी को ऑप्टिमल कहेंगे, ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। सो क्योंकि अब ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, अब नेक्स्ट स्टेप हम फॉलो करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपको जो प्रॉफिट मैट्रिक्स आपने कैलकुलेट किया था उसके साथ आपको ये वाली वैल्यूज मेंशन कर देनी है। सो मैं प्रैक्टिकली करके बताता हूं ताकि आपका आंसर आ जाए। सो ये था हमारा प्रॉफिट मैट्रिक्स और ये हमारा लास्ट मैट्रिक्स जो हमने सोल्व किया। अब इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हमने F1 और S2 को असाइन किए हैं 10। सो इसमें भी F1 और S2 को हम असाइन कर देंगे 10। बस आपको वैल्यूज चेंज कर देनी है। यहाँ पर हमारा 2 था, यहाँ पर हमारा 6 है। आपको प्रॉफिट मैट्रिक्स में ये वैल्यूज असाइन कर देनी है जो आपने यहाँ पर असाइन की है। ऐसे यहाँ पर हमारा 90 है, F2 और S2 में 90 है। सो F2 और S2 में हमारा यहाँ पर 90 आ जाएगा। ऐसे नेक्स्ट 60 है तो यहाँ पर हम 60 मेंशन कर देंगे। ऐसे नेक्स्ट हमारे पास है 50, सो यहाँ पर हम 50 मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 80, सो यहाँ पर हम 80 मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 20, सो यहाँ पर हम
20 मेंशन कर देंगे। और नेक्स्ट हमारे पास है डमी में। सो यहाँ पर हमने डमी इंक्लूड नहीं की थी, इसलिए हम चाहे वैल्यू ना भी लिखें, लेकिन डमी की वैल्यू है, इसलिए हम डमी भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। और उसके साथ है हमारा 40। सो ये हमारी टोटल असाइनमेंट्स हो गई 1 2 3 4 5 6 और 7। सो इनको यूज़ करते हुए हम अपना फाइनल आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। 6 मल्टीप्लाई 10 -2 मल्टीप्लाई 90 -4 मल्टीप्लाई 60 2 मल्टीप्लाई 50 8 मल्टीप्लाई 80 5 इंटू 20 0 इंटू 40। सो इनको कैलकुलेशन करने पे हमारा जो आंसर आएगा वही मेन आंसर है जिसको आपके मार्क्स मिलेंगे। 60 -180 -240 100 640 100 एंड 0। सो इसको हम एडलेस करके जो आंसर आएगा वो मेंशन कर देते हैं। सो हमारा आ रहा है 480। सो ये हमारा मेन आंसर है। सो आपसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के बारे में कहा गया था। सो इसका मतलब अगर हम ऐसे असाइनमेंट्स करेंगे अपनी सप्लाई और डिमांड की, तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट 480 आएगा। सो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको कैसे सोल्व करना है। अगर इनडायरेक्ट वे में है तो उसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर डायरेक्ट में है तो डायरेक्टली आप सोल्व कर सकते हैं। सो इसी तरह सभी प्रोसीजर फॉलो करते हुए, स्टेप्स फॉलो करते हुए आप कोई भी मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर आपको ये मेरा समझाया हुआ मेथड अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।